नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि क्लास 9th और 10th का पूरा सिलेबस आपको कवर कराऊंगा, तो मैं क्लास 9th का केमिस्ट्री चैप्टर 1 लेकर आ रहा हूं। आप इसे देखिए, फुली थ्योरी के साथ में है और एकदम स्ट्रॉन्ग थ्योरी है। आप इसे देखिए, समझिए। यदि किसी प्रकार का इसमें दिक्कत आ रही है आपको समझने में, तो वीडियो को फिर से दोबारा रिप्ले करके देखिए। अगर उसमें भी दिक्कत है तो हमें कमेंट में बताइए, मैं आपको पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करूँगा। और क्लास 9th का पूरा सिलेबस पाने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी विथ रविशर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो हमारे यूट्यूब पे डाले जाएंगे वो आपको मिल सके। तो चलिए विलंब न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, क्लास 9th का चैप्टर 1। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। दोस्तों पहले तो हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि आखिर पदार्थ क्या है, मैटर क्या है, पदार्थ क्या है। तो दोस्तों हमारे आसपास या हमारे वातावरण में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सभी वस्तुएं पदार्थ से निर्मित हैं। आपके सामने जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सभी पदार्थ से निर्मित है। आगे मैं इसका डिफिनीशन भी आपको दूंगा, फिलहाल मैं आपको केवल समझा रहा हूँ। तो जो कुछ भी हमारे ब्रह्मांड में वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो सारे कहीं ना कहीं वो पदार्थ से मिलकर ही बनी हैं। अब बात करते हैं पदार्थ की अवस्था क्या है, पदार्थ को कितने भागों में हम बांट सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं पदार्थ को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो दोस्तों पदार्थ को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक एक करके तीनों के बारे में दिए हैं और आगे चल के आपसे तीनों के बारे में अंतर भी पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे डिफिनीशन के साथ साथ इसके डिफरेंसेस को भी देखेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंट है, क्या इन तीनों में अंतर है। इन तीनों के बीच में अंतर भी हम यहीं पे देख लेंगे। तो दोस्तों पदार्थ यानी कि मैटर को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला ठोस, द्रव और गैस। तो देखिए अब हम साथ साथ में इसकी इंग्लिश भी देखते चलेंगे। ठोस यानी कि हम इसको इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, सॉलिड। इसको बोलते हैं लिक्विड। और ये गैस। दोस्तों ठोस, द्रव और गैस, ये जो है पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कशन करते जाएंगे। ऐसे दोस्तों पदार्थ की जो है 5 अवस्था होती है। पदार्थ के 5 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का जो रूल होता है, ये 5 भागों में बांटा गया है। आगे उन दोनों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे ठोस, द्रव और गैस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ठोस जो होता है उसका निश्चित आकार होता है। जी हाँ, जो ठोस होता है उसका एक निश्चित आकार होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी एक पदार्थ लेते हैं तो उसका एक निश्चित आकार होता है। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर एक पत्थर लिए, तो दोस्तों एक इसका निश्चित आकार है जिसको आप दबा नहीं सकते हैं, यानी जो भी ठोस पदार्थ होता है उसका आकार जो होता है वो निश्चित होता है। लेकिन जो द्रव होता है दोस्तों, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि अगर हम द्रव को कहीं पे, मान लीजिए कि द्रव को अगर हम कहीं पे थोड़ी सी मात्रा अगर गिरा देते हैं तो वो मात्रा जो है दोस्तों चारों तरफ फैलने लगता है। जैसे सपोजेट मान लीजिए हम पानी की एक बूंद को यहाँ पे गिरा देते हैं तो पानी जो है दोस्तों वहीं पे नहीं रहेगा, उसके अगल बगल जो है थोड़ा जगह ले लेगा और उसका कोई आकार नहीं होता है कि वो कितना अपना आकार ले सकता है। उसी तरह से गैस जो होता है इसका भी अनिश्चित आकार होता है। 1 लीटर अगर मान लीजिए हम गैस लेते हैं, अगर किसी बर्तन में रखते हैं तो 1 लीटर गैस जो है दोस्तों 5 लीटर वाले बर्तन को भी रखिएगा तो पूरे 5 लीटर वाले बर्तन को छेक लेता है। तो ये जिस बर्तन में रखा जाता है ये उसी का आकार ले लेता है। द्रव है या फिर गैस है, इसको जिस बर्तन में रखा जाता है ये उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। अब बात करते हैं
ठोस का, तो इसका आयतन भी दोस्तों निश्चित होता है, इसका आयतन भी निश्चित होता है और पदार्थ का भी आयतन निश्चित होता है। मैंने अभी आपको बताया कि ये जिस भी बर्तन में रख दिया जाए उसका आकार ले लेता है। मान लीजिए कि हम एक थाली ले लिए हैं और थाली में हम द्रव वाले पदार्थ को रख दिए, यानी मान लीजिए हम वाटर रख दिए, तो वाटर जो है दोस्तों ये इसी का आकार ले लेगा, यानी कि जो थाली होगा उस थाली का जो आयतन होगा उस आयतन को ही ये कवर कर लेता है। लेकिन जो गैस होता है दोस्तों इसका आयतन भी अनिश्चित होता है, जो गैस होता है दोस्तों इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें आता है कि ठोस पदार्थों में कोई बहाव नहीं होता है। ये भी बात सही है कि जो भी ठोस पदार्थ होते हैं उनमें कोई बहाव नहीं होता है। जैसे कि पानी होता है तो पानी में बहाव होता है। अगर पानी जो है बर्तन से लाकर, किसी भी बर्तन से, बाल्टी हो या किसी भी बर्तन से लाकर आप कहीं भी गिरा दीजिएगा तो वो अपना एक रास्ता बनाकर और धीरे धीरे बहते हुए आगे की तरफ चल जाएगा, तो उसमें बहाव होता है। लेकिन ठोस पदार्थ में दोस्तों बहाव नहीं होता है। और गैस में भी दोस्तों बहाव होता है। ध्यान रखिएगा, बहाव जो है केवल ठोस में नहीं होता है, लेकिन द्रव और गैस दोनों में बहाव होता है। अब बात करेंगे ठोस के, तो जो ठोस होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो अत्यंत आसपास में मिले होते हैं। जैसे कोई भी ठोस पदार्थ है तो उसके कण जो है आपस में दोस्तों मिले रहते हैं, उनमें रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है। लेकिन जो द्रव होते हैं दोस्तों उनमें रिक्त स्थान होता है, तभी तो पानी जो है बहते हुए चला जाता है दोस्तों, एक दूसरे से बहते हुए चला जाता है। अब देखिएगा, गैस के कणों में बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है दोस्तों। यदि हमने अभी आपको एक एग्जांपल लिया कि यदि एक 5 लीटर के सिलेंडर में अगर हम 1 ही लीटर अगर हम दोस्तों अगर उसमें गैस रखते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है कि वो 5 लीटर का है तो 1 लीटर गैस हो तो उसमें से बाहर नहीं निकलेगा, निकलता है। क्यों? कारण यही है कि जो उसके कण है दोस्तों, उनके कण के बीच में बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है दोस्तों, कारण यही है। अब आगे देखते हैं कि संपीड्यता नगण्य होती हैं। अब देखिए दोस्तों, जिन पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होंगे, जिन पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होंगे उसमें एयर तो होगा ही, उसमें एयर होगा या फिर एयर होगा तो उसको हम दबा सकते हैं, उसको हम दबा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो ठोस पदार्थ होता है उनमें, सभी ठोस पदार्थों में संपीड्यता नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें संपीड्यता होती है। ये आपके लिए एक HW है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो होते तो ठोस हैं लेकिन उनमें संपीड्यता होती है, अर्थात उसको हम दबा सकते हैं, उसको हम दबा सकते हैं। अब द्रव जो होता है दोस्तों, इसमें थोड़ी सी मात्रा संपीड्यता की होती है, इसमें थोड़ी सी मात्रा होती है। लेकिन दोस्तों गैस में बहुत ज़्यादा मात्रा में संपीड्यता होती है। जैसे मान लीजिए हम बैलून ले लिए, बैलून में हम हवा भर दिए दोस्तों, गैस भर दिए, तो उसमें उसको आप दबा सकते हैं, उसको आप दबा सकते हैं। तो जो भी गैस होता है, गैस के बीच में संपीड्यता होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में संपीड्यता होती है। तो दोस्तों आई होप कि ये टर्म आपको समझ में आया होगा। दोस्तों क्या है कि अभी तक तो बच्चों के सामने से पढ़ाए हैं बोर्ड पे तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अभी पहली बार आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूं। अगर किसी प्रकार का इसमें आपको दिक्कत लगता है, अगर किसी प्रकार की समस्या होती है या कोई त्रुटि होता है तो इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसको सुधार कर सकें। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ बात करेंगे पदार्थ के बारे में कि पदार्थ होता क्या है, पदार्थ अथवा मैटर क्या है, पदार्थ अथवा मैटर क्या है। मैटर, तो दोस्तों मैटर विश्व में जो प्रत्येक वस्तु हैं जिस सामग्री से बनी हैं उसे पदार्थ कहा जाता है। और हमारे आसपास उपस्थित हर एक वस्तु में पदार्थ है, हमारे पास में उपस्थित हर एक वस्तु पदार्थ है। अब हम कैसे समझेंगे कि वह वस्तु जो है पदार्थ है? तो दोस्तों जो पदार्थ होता है वह स्थान घेरता है, जो भी पदार्थ होता है वह स्थान घेरता है, और जो पदार्थ होता है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर होगा दोस्तों। जो पदार्थ होगा वो स्थान घेरेगा और उसका अपना द्रव्यमान होता है।
अब बात करेंगे कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके भौतिक गुण क्या है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों पदार्थ कणों से बना है, यह सतत नहीं है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पदार्थ के जो कण होते हैं वो अत्यंत छोटे होते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के जो कण होते हैं उनके अभिलाक्षणिक गुण क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो नंबर 1 कह रहा है कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। जी हाँ दोस्तों, पदार्थ के कण जो है निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास में क्या होती है दोस्तों, गतिज ऊर्जा होती है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि यदि तापमान बढ़ने के कारण कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब भी हम तापमान बढ़ा देते हैं तो जो पदार्थ होते हैं उनके कणों की गति तेज हो जाती है। कारण यह है कि उनमें गतिज ऊर्जा पाया जाता है, उनमें गतिज ऊर्जा होता है। अब पदार्थ के कण गतिशील होते कैसे हैं, तो आप लोग देखे होंगे टिंडल इफेक्ट आप लोग देखे ही होंगे। जब भी आपके घर के खिड़कियों में से या वेंटिलेटर में से प्रकाश आता है तो प्रकाश में जो फर्श होता है, घर के जो फर्श होता है उस पर कुछ छोटे धूल मिट्टी होते हैं, वो आपको दिखाई देने लगते हैं। तो वो क्या होता है, वो गति होता है, उसमें गति रहती है, कणों के बीच में गति होती है। उसी प्रकार जो है पदार्थ के कणों में भी निरंतर गति करने की क्षमता होती है। इसलिए कहा जाता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। इसलिए तापमान बढ़ने के कारण कणों की गति जो होती है वो तेज हो जाती है, क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है, यानी उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब 2 नंबर बात करेंगे, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जी हाँ, अभी आपको ऊपर भी बताया गया है कि जो भी पदार्थ होते हैं उनके बीच में कुछ रिक्त स्थान होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच में उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि दोस्तों हम एक बर्तन में पानी ले लिए, सपोज डेट एक बर्तन में हम पानी ले लिए, थोड़ी सी मात्रा में पानी ले लिए और हम इसमें कुछ मात्रा में चीनी मिला देते हैं। जी हाँ, इसमें कुछ मात्रा में चीनी मिला देते हैं। तो आप यह देखते हैं कि जो ये चीनी है ये पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। कैसे? वो इसलिए कि जो पानी होता है, जो द्रव्य होता है, इनके बीच में दोस्तों रिक्त स्थान है। यदि रिक्त स्थान है तभी तो चीनी की जो कण है वो पूरी तरह से पानी में घुल जाता है और हमें नहीं दिखाई देता है। आइए और दूसरा उदाहरण भी लेकर चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ विकर लिए हुए हैं। देखिए इसमें यहाँ पे लवण के साथ चम्मच में है, यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जल है, यहाँ पे इसमें केवल जल है इसमें, और इस जल में हम डाल देते हैं दोस्तों लवण। 1 चम्मच जो है लवण डाल देते हैं। लवण का अर्थ होता है सॉल्ट, लवण बोले तो सॉल्ट। इसमें 1 चम्मच हम सॉल्ट डाल देते हैं और इसको कुछ समय तक हम हिला देते हैं। इसको, ये जो कप होता है इसको कुछ समय के लिए हम हिला देते हैं। हिलाने के बाद क्या होता है कि जो सॉल्ट होता है दोस्तों, वो सॉल्ट इसमें पूरी तरह से मिश्रित हो जाता है, पूरी तरह से घुल मिल जाता है। और बाद में आप देखेंगे तो जो जल होता है और जल और लवण के कण क्या आपस में दिखाई देते हैं दोस्तों? नमक जो है पूरी तरह से तो वाटर में घुल जाता है, पूरी तरह से विलय हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि पानी में रिक्त स्थान था, द्रव्य है, पानी भी एक द्रव्य है, आपको बताया गया है कि ये भी एक लिक्विड है। यदि इसमें रिक्त स्थान है तभी तो इसमें जो सॉल्ट है वो पूरी तरह से आकर घुल गया दोस्तों। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 3 नंबर पॉइंट देखते हैं कि पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जी दोस्तों, ये भी पदार्थ के कणों में गुण होता है कि उनके कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए, जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धार को अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या वह धार टूट जाती है? नहीं,
क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। दोस्तों इनके बीच में एक तो रिक्त स्थान होता है, लेकिन इन रिक्त स्थानों में जो पानी का जो प्रत्येक कण होता है, इनके बीच में आपस में आकर्षण बल लगा होता है। इनके बीच में आपस में आकर्षण बल होता है। कहने का अर्थ है कि पानी एक बूंद जिस ओर में जाएगा, उसी तरह से सभी पानी के बूंदे उसी ओर में जाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल होता है। वो जिस तरफ जाता है उसी तरफ से ज़्यादा मात्रा में पानी को खींचता है। पॉइंट देखिएगा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। जी हाँ दोस्तों, जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें, ठोस पदार्थों में दोस्तों रिक्त स्थान जो होता है वो बिल्कुल कम होती है। ठोस पदार्थों में जो है उनमें बिल्कुल ही कम होता है। और उनकी गतिज ऊर्जा, किसकी गतिज ऊर्जा? ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। द्रव अवस्था में मध्यम में होता है, यानी मीडियम में होता है, और गैसीय अवस्था में दोस्तों सबसे अधिक होता है। जो द्रव होता है, द्रव में मीडियम में रिक्त स्थान पाया जाता है और उसमें गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन जो गैसीय अवस्था है, इसके कण जो होते हैं दोस्तों निरंतर ही गतिशील रहते हैं, निरंतर ही गतिशील होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको गैस बताया कि 15 लीटर के सिलेंडर में अगर 1 लीटर अगर आपका गैस होता है, फिर भी आप गैस को जैसे आप थोड़ी सी खोलते हैं तुरंत उसमें से बाहर निकलने लगता है। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि उनके कण जो है निरंतर गतिशील रहते हैं, जैसे ही ऑन किया वैसे ही बाहर निकलने लगा। तो उनमें रिक्त स्थान भी काफ़ी ज़्यादा होता है और उनमें गतिज ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, यानी उनके कण जो है बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं। आकर्षण बल भी ठोस में अधिक, अत्यधिक, द्रव में मध्यम और गैस में सबसे कम होते हैं। अब जो आकर्षण बल की बात किया जाए तो आकर्षण बल जो दोस्तों ठोस में अधिक होता है, द्रव में मीडियम में होता है यानी माध्यम में होता है, और गैस में सबसे कम होता है। 3 नंबर की बात करें तो गैसीय अवस्था में कणों में गति माध्यम होती है, द्रव अवस्था में और न्यूनतम होती है, और ठोस अवस्था में अधिकतम होती है। दोस्तों ये पॉइंट आप याद रखिएगा इस टर्म का। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे वही बात बताया गया है जो आपको पॉइंट लिया गया है, उन्हीं बात को यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से समझा दिया गया है कि किसके कण कितने गतिशील होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया है कि ठोस के कण जो है अगर किसी के माध्यम से देखा जाता है तो उनके कण कितने गतिशील होते हैं, द्रव के कण कितने गतिशील होते हैं, और गैस के कण कितने गतिशील होते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो ठोस कण होते हैं जो मजबूत होते हैं वो कितने गतिशील होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वो बहुत कम गतिशील होते हैं। लेकिन यदि द्रव में यदि किसी पदार्थ को डाल दिया जाता है तो द्रव में रिक्त स्थान जो हो दोस्तों कम होता है, और उनके कम होने के कारण इनमें पदार्थ में गतिज ऊर्जा दोस्तों होता है वो मीडियम में होता है। लेकिन यही आप देख सकते हैं गैस में गतिज ऊर्जा ज़्यादा होता है क्योंकि इनके बीच में रिक्त स्थान भी काफ़ी ज़्यादा होता है दोस्तों। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी कुछ आपको दिखाया गया है दोस्तों, ठोस, द्रव और गैस के बारे में यहाँ पर भी दिखाया गया है। जो ठोस होता है वो एक के बाद एक यानी कि पूरी तरह से आपस में जुड़ा रहता है। लेकिन जो द्रव होता है इनके कणों के कणों के बारे में देखिए, इनमें जो कणों में रिक्त स्थान होते हैं उनके बारे में देखिए कि कितने रिक्त स्थान हैं। लेकिन जो गैस है इनमें देखिए कितना ज़्यादा रिक्त स्थान है, यानी कि सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान, सबसे कम रिक्त स्थान ठोस में, उसके बाद माध्यम में होता है द्रव्य में, और गैस में सबसे कम होता है। चलिए दोस्तों, अब पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों पदार्थ की अवस्थाएं जो होती हैं वो भौतिक रूप से पदार्थ की 3 ही अवस्था होती हैं। दोस्तों भौतिक रूप से पदार्थ की सिर्फ 3 ही अवस्था होती है, वो होती है ठोस, द्रव और गैस। 3 अवस्था होती है पदार्थ की भौतिक रूप से। अब हम बात करेंगे, हम मानव शरीर में भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। जी दोस्तों, जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में भी पदार्थ की ये तीनों अवस्थाएं मौजूद हैं। कैसे? जैसे हड्डियां हैं और हमारी दांत हैं, ये इसको हम ठोस अवस्था बोल सकते हैं क्योंकि ये ठोस ही होती है दोस्तों। ब्लड और जल जो कि आपके बॉडी में पाया जाता है, तो आपको ये बताया गया है कि 90% जो होता है ब्लड में
जब कोशिकाओं को डिवाइड किया जाता है तो 90% लगभग जल पाया जाता है। तो जो जल है और जो ब्लड है, रक्त है, ये दोस्तों तरल माध्यम में होता है, यानी कि इसको हम लिक्विड अवस्था बोल सकते हैं, द्रव अवस्था बोल सकते हैं। और फेफड़ों में जो हवा होती है, गैसीय अवस्था उसको बोला जा सकता है, जिसमें 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद है। तो दोस्तों हमारे शरीर में भी ये तीनों अवस्थाएं मौजूद हैं। हड्डियाँ और दांत जो होती है ठोस अवस्था, ब्लड रक्त और जल द्रव अवस्था। फेफड़ों में जो गैसीय अवस्था होती हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो भी तो गैसीय अवस्था है ना, वो भी हो जाएगा क्या दोस्तों, आपकी गैसीय अवस्था। अब हम ठोस अवस्था के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 ठोस अवस्था की बात करेंगे तो आपको ऊपर भी बताया गया है कि ठोस का जो आकार होता है दोस्तों वो निश्चित होता है, वो निश्चित होता है, वह निश्चित नहीं होता है, वो निश्चित होता है। 2 नंबर में बताया गया है कि ठोस की अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती है। जी भी दोस्तों, जो भी ठोस की अवस्था होगी वो स्पष्ट सीमा होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक जो कुछ भी समझ लीजिए, तो इसकी जो अवस्था है दोस्तों, इसकी जो सीमा है वो लिमिटेड है। इसकी जो सीमा है, मान लीजिए कि हमने एक पेन बना दिया तो ये जो है ठोस अवस्था होगा, लेकिन इसकी जो सीमाएं हैं दोस्तों, ये तो हमेशा ही लिमिटेड होगा ना। और इसकी जो आकार है दोस्तों, ये आकार भी तो इसका निश्चित है। तो ठोस की जो आकार होती है वो भी निश्चित होती है, और जो उसकी सीमाएं होती हैं दोस्तों वो भी निश्चित होती हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं कि निश्चित या स्थिर आयतन होता है। जो भी ठोस होते हैं उनका आयतन दोस्तों निश्चित होता है, और इनकी संपीड्यता नगण्य होती हैं और ये दृढ़ होते हैं दोस्तों। संपीड्यता इनमें ज़्यादा नहीं होता है। हमने अभी आपको बताया कि संपीड्यता क्या होती है। जब ठोस और द्रव के बीच में रिक्त स्थान होता है तो उन रिक्त स्थानों में कुछ एयर होता है, कुछ हवा होता है, जिसके कारण उसको दबाने से वो दब जाता है, जिसके कारण दबाने से दब जाता है। यानी कि बहुत कम ही ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें संपीड्यता का गुण पाया जाता है। मैंने आपसे ये भी बोला है कि आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि संपीड्यता किस ठोस पदार्थ में होता है। तो एक ठोस पदार्थ का आप नाम कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चलिए उदाहरण लेते हैं दोस्तों, हम कुछ उदाहरण यहाँ पे एग्जाम्पल में लेते हैं। आइए देखते हैं। बल लगाने से रबर बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबर बैंड टूट जाता है। जी, रबर बैंड के बारे में बात किया जा रहा है कि यदि इसको बल लगाया जाए तो रबर बैंड का आकार जो है दोस्तों वो बदल जाता है, लेकिन हटा लेने से पुनः वह अपनी अवस्था में आ जाता है। जिस आकार का होता है उस आकार में चला आता है, मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो दोस्तों वो टूट भी जाता है, वह टूट भी जाता है। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि जो रबर है क्या उसमें संपीड्यता है? यदि संपीड्यता नहीं है तो एक छोटा सा रबर बैंड बड़ा कैसे बन जाता है उसको खींचने के बाद? दोस्तों ये बात आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऊपर मैंने डिस्कस किया है संपीड्यता के बारे में, तो आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठोस पदार्थों में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। जी हाँ दोस्तों, अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें कणों की गतिज ऊर्जा कम होती है, इसीलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है, रिजिड आकार होता है। क्योंकि ठोस पदार्थ होते हैं उनमें रिक्त स्थान तो नहीं ना होता है दोस्तों, बहुत कम होता है रिक्त स्थान। और जब रिक्त स्थान कम होता है तो उनके कण गति करेंगे कैसे? जिनमें रिक्त स्थान ज़्यादा होगा उनमें गतिज ऊर्जा दोस्तों ज़्यादा होगा, और जिनमें गतिज ऊर्जा कम है यानी जिनमें रिक्त स्थान कम है उनमें गतिज ऊर्जा कम होगा। तो कणों के बीच में रिक्त स्थान कम होता है, इसलिए इसका गतिज ऊर्जा भी न्यूनतम होता है। इसलिए ठोस का जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका निश्चित आकार होता है। आगे चलते हैं। शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। दोस्तों शर्करा यानी कि चीनी की बात हो रही है, नमक सॉल्ट जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं, ये ठोस पदार्थ हैं। आकार लेते हैं ना किसी न किसी प्रकार का, जिस बर्तन में रख दिया जाता है उस बर्तन में उसी बर्तन का वो आकार ले लेते हैं, उसी बर्तन का वो आकार ले लेते हैं ना, क्योंकि इसमें क्रिस्टलों का आकार रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी दोनों क्या हो जाते हैं दोस्तों, ये भी ठोस पदार्थ ही हो जाते हैं।
आगे देखते हैं, हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह ठोस है। कारण यह है कि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी होती है, दबाने से वह बाहर निकल जाता है। जो दोस्तों मैंने ऊपर आपसे बोला था कि आप कमेंट करके बताइएगा, लेकिन हमने यहाँ पे खुद ही लिख दिया है, हमने यहाँ पे खुद ही लिख दिया है कि संपीड्यता ठोस में बहुत कम होता है, लेकिन जो स्पंज होता है दोस्तों उसमें संपीड्यता ज़्यादा होता है। हालांकि स्पंज जो है दोस्तों ठोस पदार्थ ही होता है, लेकिन उनके कणों के बीच में इतना ज़्यादा रिक्त स्थान होता है दोस्तों कि इतना ज़्यादा रिक्त स्थान होता है कि उसको दबाने से वो पूरा तरह से दब जाता है, लेकिन फिर उसको छोड़िएगा तो फिर दोस्तों अपना आकार ले लेगा, फिर वो अपना आकार ले लेगा। तो स्पंज क्या है दोस्तों, एक ठोस पदार्थ ही है। ठोस पदार्थ का यही गुण होता है कि उसमें रिक्त स्थान बहुत कम होता है। दबने के बाद दब तो जाएगा, लेकिन ज़्यादा दाबने के बाद दोस्तों वो टूट भी जाता है। जो भी ठोस पदार्थ होते हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन और अत्यधिक नहीं दब सकते हैं। उसका भी एक लिमिट होता है दोस्तों, उसका भी दबने का एक लिमिट होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों द्रव अवस्था के बारे में कि द्रव अवस्था क्या है। तो दोस्तों द्रव अवस्था के बारे में यदि हम बात करें तो द्रव तरल होते हैं और इनमें बहाव होता है। ये बात आपको ऊपर भी बताया गया था। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता है, ये बर्तन का आकार लेते हैं, अर्थात द्रव का कोई भी आकार नहीं होता है, कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसको जिस बर्तन में रखा जाता है यह उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। सपोजिट मान लीजिए हम एक थाली ले लिए और थाली में जो है दोस्तों हम पानी रख दिए, तो पानी जो है दोस्तों इसी बर्तन का आकार ले लेगा। अर्थात ये कहा जा सकता है कि इसका आकार निश्चित है या अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, क्योंकि अगर उसको थाली से हटा दिया जाए, अगर उसको फिर मिट्टी पे रख दिया जाए तो दोस्तों अपना आकार बदल देगा, यानी कि उसका आकार निश्चित नहीं है, लेकिन बर्तन में उसको रख देने के बाद उसका आकार निश्चित हो जाता है। द्रव का निश्चित आयतन होता है। द्रव का आयतन भी क्या होता है दोस्तों, निश्चित होता है, लेकिन द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है दोस्तों, क्योंकि आपको बताया गया था कि जिसमें रिक्त स्थान ज़्यादा होगा, जिसमें रिक्त स्थान ज़्यादा होगा उसमें संपीड़न भी ज़्यादा होगा, लेकिन द्रव में दोस्तों संपीड़न कम होता है, क्योंकि इसको दबा नहीं सकते हैं आप, द्रव्य पदार्थ को ज़्यादा हद तक आप नहीं दबा सकते हैं। द्रव के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है। जो द्रव का कण होता है दोस्तों और उसके अंदर जो आकर्षण बल होते हैं, जो एट्रैक्शन होता है, जो आकर्षण बल होता है उसका आयतन जो है, जो वॉल्यूम होता है दोस्तों वो निश्चित होता है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं वह उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। अब आगे देखते हैं। गैस जैसे ऑक्सीजन अर्थात अगर यह गैस है दोस्तों तो O2 होगा, यदि तत्व है तो O होगा। CO2, लेकिन यहाँ पे हमने गैस के बारे में ही बात किया है, इसके बारे में बात नहीं किया है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पानी में विचरण करती हैं, पानी में विचरण करते हैं, और यह जलीय पौधे व जीव पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस ले पाते हैं। जी दोस्तों, जो जलीय जीव हैं तो जल में जो है कुछ मात्रा में ऑक्सीजन घुलित रहता है, अर्थात दोस्तों उसमें रिक्त स्थान है तभी तो उसमें ऑक्सीजन घुलित है। अगर उसमें ऑक्सीजन घुलित है तो जो भी जलीय जीव हैं वह जल से ही अपना ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं और वहीं से अपना सांस लेते हैं। और देखते हैं, द्रव अवस्था में विचरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में कम होता है, क्योंकि कणों में गति द्रव्य में ज़्यादा होती है। दोस्तों जो कण होता है, जो ठोस होता है, उनमें गतिज ऊर्जा कम होती है और द्रव में गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो यही बात यहाँ पे बताया गया है। अब बात करेंगे गैसीय अवस्था के बारे में कि गैसीय अवस्था क्या है। तो दोस्तों जो भी गैस होता है तो गैसों में बहाव होता है, गैसों में संपीड़न होता है, गैसों में संपीड़न अत्यधिक होता है, क्योंकि इनके गतिज ऊर्जा भी अधिक होते हैं। दोस्तों गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती हैं, ये भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि इनके कणों के बीच में बहुत ज़्यादा मात्रा में रिक्त स्थान होता है। गैसों में कोई निश्चित आकार भी नहीं होता है,
ये जिस बर्तन में रख देते हैं बंद करके, जिस डब्बा में बंद कर, जिस सिलेंडर में रख दिया जाए तो उसका आकार ले लेते हैं, लेकिन इसका भी कोई आकार नहीं होता है। गैसों में कोई निश्चित दोस्तों आयतन भी नहीं होता है। अब बात करेंगे, गैसों में कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। जो गैस होते हैं उनके कण जो है इधर उधर घूमने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। उनमें आकर्षण बल भी बहुत कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव बहुत ज़्यादा होता है। गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, इसलिए गैस जिस भी बर्तन में रखी जाती है वह उसी बर्तन का आयतन घेर लेती है। चलिए दोस्तों, तो हमने बात किया ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था। चलिए आगे अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ गैसीय अवस्था के बारे में, एक और गैसीय अवस्था के बारे में कुछ टर्म बात कर लेते हैं। तो जो भी गैसीय अवस्था होती हैं उनमें उनके कण जो होते हैं अनियमित रूप से तेज़ी से गति करते हैं, क्योंकि उनमें रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है और उनमें गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा मात्रा में होता है। इसी कारण कण जो है आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं और बर्तन की दीवारों पर गैस के कण द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर जो बल लगते हैं उनके कारण गैस का दबाव बनता है। क्या होता है दोस्तों? बनता है। इसलिए थोड़ी सी मात्रा में भी, अगर 15 लीटर की सिलेंडर में अगर थोड़ी सी मात्रा भी गैस की होगी तो इसी के कारण जो है गैस बाहर निकल कर आता है। अब बात करेंगे दोस्तों पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, चेंजेज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जो गैस की जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं उनमें परिवर्तन कैसे होता है। तो दोस्तों बात करेंगे पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पानी को लेकर, यानी जो ठोस है दोस्तों, जैसे कि बर्फ दोस्तों पानी से ही न बनता है। द्रव की बात करेंगे वो भी आता है पानी। गैसीय अवस्था में बोलते हैं तो ये पानी जो है वाष्प के रूप में निकलता है। तो जब पानी पूरी तरह से ठंडी हो जाती है तो वह द्रव अवस्था का रूप ले लेती है, ठोस अवस्था का रूप ले लेती है जो बर्फ बनाती है। और जो गैसीय अवस्था बनाती है दोस्तों, जब पानी को गर्म किया जाता है तो पानी जो है वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है। पानी मिलता है। किस किस रूप में मिलता है? तो पहला बर्फ की अवस्था में मिलता है पानी, द्रव में पानी की अवस्था में मिलता है और गैसीय में वाष्प की अवस्था में मिलता है। अब बात करेंगे गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है। जो बर्फ होता है दोस्तों उसको जब तापमान देते हैं तो वह पानी में परिवर्तित हो जाता है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और पानी के इसमें वाष्प में, यानी कि पानी को जब हम गर्म करेंगे तो वाष्प में बदल जाएगा। और पदार्थ की भौतिक अवस्था को दो तरीकों से परिवर्तित किया जाता है। कौन कौन? तापमान में परिवर्तन। चलिए पहला देखते हैं तापमान में परिवर्तन दोस्तों। तो तापमान में परिवर्तन में सबसे पहले हमें मिलता है गलनांक। सबसे पहले हमें क्या मिलता है दोस्तों? गलनांक मिलता है, मेल्टिंग पॉइंट मिलता है। आइए देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, जिस तापमान पर या वायुमंडलीय दाब पर कोई भी ठोस पिघल कर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। जिस ताप पे दोस्तों, जिस भी ताप पे कोई भी ठोस पदार्थ पिघल कर द्रव में बदल जाता है, इसका अर्थ है कि वह इसका क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। जैसे कि बर्फ है, बर्फ का जो गलनांक होता है 273.16 केल्विन होता है दोस्तों। केल्विन के अर्थात केल्विन होता है। सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस को यदि आप परिवर्तित कीजिएगा केल्विन में तो दोस्तों 273 डिग्री सेल्सियस में वो आ जाएगा। चलिए अर्थात 273 केल्विन लेते हैं दोस्तों हम। तो ये तो आप मेल्टिंग पॉइंट तो फिक्स हो गया कि जिस ताप पे हम किसी भी द्रव ठोस को पिघला देते हैं वह उसका गलनांक कहलाता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता है, लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी उसका तापमान नहीं बढ़ता है, क्योंकि संगलन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती है। जो संगलन होता है दोस्तों, संगलन की गुप्त ऊष्मा उस तापमान को बढ़ने नहीं देती है। अब बात करेंगे दोस्तों कि ये संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है। आइए उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है। तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं।
समझ पा रहे हैं आप लोग? वायुमंडलीय दाब पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 केजी ठोस जो होता है, 1 केजी जो सॉलिड होता है, उसको जिस गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम संकलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात कहा ये जा सकता है कि 0 डिग्री पर बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। 0 डिग्री बर्फ के कणों की तुलना में जो 0 डिग्री पानी होता है, उनके कणों की गतिज ऊर्जा दोस्तों अधिक होती है। अब बात करेंगे कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, वायुमंडलीय दाब पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब तापमान टेम्परेचर जिस द्रव को उबालने लगता है, वही क्या कहलाता है, इसका क्वथनांक कहलाता है। और क्वथनांक है क्या, तो जल का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों, ये होता है 373 केल्विन। इसको याद रखिएगा, पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन इज इक्वल टू होता है 373 केल्विन। ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब ये वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है दोस्तों, आइए इसको देखते हैं। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर यानी बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कहने का अर्थ यह है कि यदि हम 1 केजी जो है 1 केजी यानी कि 1 लीटर यदि हम पानी लेते हैं और उसको जिस क्वथनांक पर उसको हम ऊष्मा में परिवर्तित कर देते हैं, उसको हम वाष्प में परिवर्तित कर देते हैं, उसको बदल देते हैं, और उसको बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उम्मीद है कि आप सभी समझ चुके होंगे। 1 केजी, फिर से एक बार समझा देते हैं कि 1 लीटर या 1 केजी द्रव्य को जिस क्वथनांक पर उसको पानी में बदलने के लिए वाष्प में बदलने के लिए जितनी भी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है दोस्तों, उसे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो पानी होता है, तो जब हम पानी को उबालते हैं तो उसका तापमान में वृद्धि नहीं होती है। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। उसके तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इस 100 डिग्री सेल्सियस से 110 या 120 नहीं होता है, उसका तापमान वही रहता है, क्योंकि जो है उसकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच में आकर्षण बल को तोड़ती रहती है। जो पानी के कण होते हैं दोस्तों, उनमें जो आकर्षण बल होता है, जिससे कि पानी में बहाव होता है, उसके आकर्षण बल के कारण ही पानी में बहाव होता है, उस बहाव को, उस आकर्षण बल को तोड़ती रहती है। इसीलिए जो है उसका तापमान जो है, टेम्परेचर जो है दोस्तों, बढ़ने नहीं देती है। अतः जो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। कहने का अर्थ है कि जब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। अब बात करेंगे तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक दूसरे में बदला जा सकता है। जैसे कि हम दिखा सकते हैं, जो ठोस अवस्था होता है दोस्तों, उसको हम ऊष्मा देते हैं तो वह दोस्तों द्रव अवस्था में बदल जाएगा। वह क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था में बदलेगा। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, जो ठोस अवस्था होता है दोस्तों, जो भी ठोस अवस्था होता है, जब हम उसको ऊष्मा देते हैं तो वह द्रव अवस्था में बदल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम ठोस अवस्था बर्फ लेते हैं दोस्तों, तो जब भी बर्फ को हम ऊष्मा देंगे तो दोस्तों ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। और इस द्रवीय अवस्था को क्या देने से वो गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। तो द्रवीय अवस्था को यदि हम फिर से ऊष्मा देंगे तो वह वाष्प में बदल जाएगा। वह किस में बदल जाएगा, वाष्प में, यानी गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। और दोस्तों जब हम गैसीय अवस्था को फिर से ठंडा करते हैं, यानी उसको शीतलता देते हैं, ठंडा करते हैं, तब वह द्रव अवस्था में बदल जाता है। और जब इस द्रव अवस्था को हम
और ज़्यादा ठंडा करते हैं वह ठोस अवस्था में बदल जाता है दोस्तों। तो जो भी वाटर होता है दोस्तों, वाटर को जब आप गर्म कीजिएगा, जब उसको उष्मा दीजिएगा, यानी कि मान लीजिए कि हम ठोस अवस्था एक बर्फ़ ले लेते हैं, बर्फ़ को यदि उष्मा दीजिएगा तो ये बर्फ़ द्रव अवस्था में दोस्तों बदल जाएगा, और द्रव अवस्था में बदलने के बाद ये पानी बन जाएगा दोस्तों। और जब इस पानी को यदि हम उष्मा देंगे तो वह वाष्प में बदल जाएगा, यानी कि वो किसका रूप ले लेगा दोस्तों? गैसीय अवस्था का रूप ले लेगा। और फिर से जब इस गैसीय अवस्था को जब हम शीतलता देंगे, यानी उसको ठंडक देंगे, तो वह फिर से द्रव अवस्था में बदल जाएगा, और वही द्रव अवस्था को फिर से और अत्यधिक शीतलता देंगे तो दोस्तों वही फिर से किस में बदल जाएगा? ठोस अवस्था में बदल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए फिर पानी हो जाएगा यहाँ पे आने के बाद, और फिर इसी पानी को जब फ्रीज में रखेंगे तो उसको ठंडक मिलेगा, शीतलता मिलेगा, और फिर वो किस में बदल जाता है दोस्तों? फिर वो बर्फ़ में बदल जाता है, यानी ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ दर्शा दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 25 डिग्री सेल्सियस जल, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प बनता है। जी दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को। जो द्रव अवस्था से जब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलते हैं, और द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलते हैं, तो आखिर इनमें बदलने के लिए कुछ तो तापमान देना पड़ता होगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे जल बनता है, जो कि द्रव बनता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे दोस्तों बर्फ़ बनता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ बनता है, और 100 डिग्री सेल्सियस जब दे दिया जाता है तो जो जल होता है दोस्तों वह किस में बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ऊर्ध्वपातन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और फिर वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को दोस्तों हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अर्थात फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं दोस्तों जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, यानी द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से हो, तो पहले भी ठोस थे, और ठोस से आपको बताया गया है कि वो पहले द्रव में बदलते हैं और द्रव के बाद आपका गैस में बदलते हैं। ये आपको प्रोसेस बताया गया है। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन में कि जो ठोस अवस्था होता है वह बिना द्रव अवस्था में बदले डायरेक्ट किस में बदल जाता है? गैस में। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो ये ठोस है दोस्तों, ये ठोस बिना द्रव में बदले डायरेक्ट किस में चला जाता है? गैसीय अवस्था में चला जाता है। तो इस अभिक्रिया को दोस्तों हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। इसको हम क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए दोस्तों, इसके आगे वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, इसके आगे हम पार्ट 2 वीडियो लेकर आएंगे। तो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो आएंगे वो आपके तक मिलते जाएंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास में भी भेजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। चलिए, धन्यवाद।